बोर्ड में सारे क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, तो हम भी एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। चैप्टर 1, क्लास 10th साइंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। वेलकम टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। दिस इज पंकज सिंह, और अभी तक अगर आपने नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो व्हेनेवर इस वीडियो इज अपलोडेड यू कम टू नो अबाउट द सेम। चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10th, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। 3 वीडियोस हैं टोटल। ये पहली वीडियो या पहला लेक्चर है जिसके अंदर विल कवर केमिकल इक्वेशंस, राइटिंग केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। सो बिना वेट किए और लेट्स स्टार्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। Okay, so basically, the chapter starts with understanding of a term called chemical change. Chemical change. देखिए ये क्या रहा है. Consider few situations. Consider the following situations of daily life and think what happens when a milk is left at room temperature during summer. अगर दूध को ऐसे खुला छोड़ दिया जाए गर्मियों में तो क्या होता है? सोचो, पता है ना आपको, दूध फट जाता है। आयरन तवा, आयरन पैन, आयरन नील मतलब लोहे का, आयरन का कोई भी सब्सटेंस इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फेयर। अगर ऐसी ह्यूमिड एटमोस्फेयर में उसको छोड़ दिया जाए आयरन की किसी चीज को तो क्या होता है? जंग लग जाता है, रस्टिंग। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फर्मेंटेड मतलब सड़ना, कोई भी चीज फर्मेंट हो जाए। फूड इज कुक्ड, खाना पका रहे हैं हम लोग। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, हमने खाना खाया, खाना पच गया। वी रेस्पायर, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस आपको पता होगा। रेस्पिरेशन मतलब हमने ब्रीद किया, ऑक्सीजन सेल्स में गई, उसको यूज करके ग्लूकोज जला, हमें एनर्जी मिली, रेस्पिरेशन। ये कुछ सिचुएशंस हैं। इन सब में क्या कॉमन है? देखिए हमने क्लास 10th में वैसे 9th में वैसे थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। मैं आपको बता दूं, दे ऑल आर केमिकल चेंजेस। ओके, दे आर केमिकल changes. So what they are saying in all the above, wait a minute. So in all the above situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. अच्छा, कैसे पता चलता है केमिकल रिएक्शन हो रही है? देखिए केमिकल रिएक्शन का बेसिकली मतलब केमिकल चेंज पता लगाने का बेसिकली दो तरीका है। पहला ये कि in a chemical change a new substance is formed, ये पता लगाना डिफिकल्ट है। एक और तरीका है, the initial tendency or property of the substance changes. For example, hydrogen is explosive, oxygen is supporter of combustion, लेकिन दोनों जब मिलके वाटर बनाते हैं दैट इज फायर एक्सटिंग्विशर। प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो गई। एक जलता है, एक जलने में हेल्प करता है, लेकिन मिलके दोनों ने पानी बनाया जो आपको बुझा देता है। इसके अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस थे, वाटर लिक्विड है। सो इन अ केमिकल चेंज होता क्या है? बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस टोटली चेंजेस। ठीक है, ये रहा। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल changes of matter in our previous class. अब now the main part, revision मान लो इसे। Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. So कोई पूछे what is chemical reaction तो आप ये कह सकते हैं chemical reaction means a chemical change. एक और दिक्कत है, कई बार ना बच्चे केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशन को सेम मानते हैं। नहीं भाई, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज, केमिकल रिएक्शंस मींस केमिकल चेंज। नाउ केमिकल इक्वेशन इज अ वे, a process of writing that chemical reaction in symbolic way. We'll learn about this in future, अभी मतलब in few minutes only. बट आपको पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन सेम नहीं है। केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है, उसके लिखने के तरीकों को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ओके, डन डन डन। आगे क्या कह रही है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी आगे कह रही है कि यू मे परहैप्स बी वंडरिंग as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? ये एक मेन क्वेश्चन है। How do we know if a chemical change has taken place?
ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुई है, केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है? तो इसको समझाने के लिए यहाँ एक्टिविटीज गिवन है। एक गलती करते हैं क्लास 10th के बच्चे, और वो ये कि एक्टिविटीज को इग्नोर कर देते हैं। भैया इन्हीं में से आएंगे क्वेश्चंस, इन्हीं में से आएंगे। देखो एक्टिविटी में कर क्या रहे, क्वेश्चन वॉश्चन गिवन है कुछ, चलो छोड़ो कि टीचर की प्रेजेंस में ही करना। लैब में आपको टीचर्स करवाएंगे, नहीं कराएंगे कमेंट में लिख देना, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा इस एक्टिविटी की, नो प्रॉब्लम। सी what they are saying, what the activity is saying कि clean a magnesium ribbon। mg सिंबल होता है मैग्नीशियम का, एक एलिमेंट है। इसकी रिबन आती है, व्हाइट कलर की होती है, सिल्वर कलर की होती है बेसिकली। तो रिबन को लो, उसे साफ करो। रिबन की लेंथ 3-4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। आपको मैग्नीशियम को ना सैंड पेपर से रब करना होगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अ बोनस थिंग, अ बोनस नॉलेज। इफ दे आस्क कि इस सैंड पेपर से रब क्यों करना है, तो भाई मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ना मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है। आपको सबसे पहले उसको खुरच करके हटाना होता है। उसके लिए सैंड पेपर यूज कर, सैंड पेपर पता है ना, वो घर में पेंट पेंट होता है तो साफ करने के लिए यूज करते हैं सैंड पेपर। तो बेसिकली बात यह है कि आपको एक मैग्नीशियम की रिबन लेनी है, उसे साफ करना है। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग, burn it using a lamp, spirit lamp burner, and collect the ash so that to form in a watch glass as shown. Done. Burn the magnesium ribbon, keeping it away as far as possible from your eyes. What do you observe? सीधी सी बात ये है, मैग्नीशियम की रिबन को जलाना है। दैट्स इट, यही एक्टिविटी है। आप मैग्नीशियम को रिबन को की रिबन को लीजिए, टोंग से पकड़िए, उसे बर्नर में जलाइए, देखिए क्या होता है। ये होगा, देख लीजिए जरा इस GIF को ध्यान से। कैंडल में जला रहे हैं, जैसे जलाया तो क्या दिखा? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ व्हाइट पाउडर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बोर्ड में आता है। व्हाट हैपेंस व्हेन वी बर्न दी मैग्नीशियम रिबन? से इट बर्न्स विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये हुआ क्यों है? देखिए, it is formed, the white powder, a white powder is formed as जिसको हमने बोला है। This powder is magnesium oxide, magnesium burned to form magnesium oxide. Now it is formed due to reaction between magnesium and oxygen present in the air। ठीक है, चलो बढ़िया। सो हाउ डू वी नो केमिकल चेंज हुआ? क्योंकि एक नया सब्सटेंस बना, मैग्नीशियम कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर। केमिकल चेंज, बिकॉज इट इज द केमिकल चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, एक और एक्टिविटी है। जैसे ही आप लेड नाइट्रेट लीजिए, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा। इन अ टेस्ट ट्यूब लेड नाइट्रेट लेना है, चलो बता ही देता हूं। लेड नाइट्रेट को ऐसे लिखते हैं, PbNO3 होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट लिया, एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में कोई बीकर लिया जिसमें हमने क्या डाल दिया? लेड नाइट्रेट। अब उस लेड नाइट्रेट के अंदर आपको पोटेशियम आयोडाइड ऐड करना है, KI ऐड करना है, KI। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन होती है। देखो, ये पहला बीकर है जिसमें था लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। ये दूसरे बीकर में है पोटेशियम आयोडाइड। आप देख रहे हो जैसे हमने पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में डाला, येलो येलो कलर का कुछ बनने लगा, कुछ नया बना। मीन्स अ केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक है, डन। थर्ड थिंग, थर्ड एक्टिविटी। इन थर्ड एक्टिविटी दे आर सेइंग कि आपको ना कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स लेने हैं। जिंक का सिंबल Zn होता है। इन अ कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, और उसके अंदर आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, मतलब HCl डालना है। आप बताइए क्या ऑब्जर्व होगा? भैया बबल्स निकलते हैं। When zinc reacts with HCl or any metal react with acid, bubbles of hydrogen gas are formed। तो हमने तीन एक्टिविटीज देखी, और तीनों एक्टिविटीज में हमने तीन केमिकल चेंज ऑब्जर्व किए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी, from the above three activities we can say
that any of the following observations help us to determine whether a chemical reaction has taken place or not. ये भी important है. How do we know if a chemical change has taken place? Or what are the features of a chemical change? Whenever a chemical change happens, there is either change in state, solid से liquid, liquid से gas, gas से solid. There's a change in state of the substance. चेंज इन कलर, जैसे आपने दूसरे वाले में देखा येलो कलर का निकल करके आ गया था, या फिर एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, और चेंज इन टेम्परेचर. इन चारों चीजों में से कुछ एक होगा. whenever a chemical change happens, it can be characterized by change in state, change in color, release of some gas, और change in temperature. स्टेट चेंज होएगा, कोई कलर चेंज होगा, कोई कोई गैस निकलेगी, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज होएगा. बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट. ओके, फिर क्या कहता है? एज वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस, वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस अराउंड अस. केमिकल रिएक्शंस मींस केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड अस. वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर. दैट्स इट. इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस को लिखना, उनको बैलेंस करना, यही सीखने वाले हैं. ओके, डन. सो केमिकल इक्वेशन, व्हाट डू वी मीन बाय अ केमिकल इक्वेशन? जैसा मैंने आपको बताया, देखिए, एक्टिविटी वन में हमने क्या किया था? व्हाट वी डिड इन एक्टिविटी वन? व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज burned इन ऑक्सीजन, it gets converted to magnesium oxide. Now this description of a chemical reaction in sentence form is quite long. आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? आपसे कोई पूछे क्या हुआ, तब बोलोगे आई बर्न मैग्नीशियम रिबन इन फ्लेम, इट प्रोड्यूस्ड डिजलिंग लाइट एंड वाइट कलर्ड पाउडर. अरे इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन को इतने बड़े फॉर्म में लिखना, इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास. जीवन में और भी काम है, यही इतनी कहानी थोड़ी लिखनी है हमें. सो साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला, कुछ शॉर्टर फॉर्म में लिखना है, कुछ शॉर्टर फॉर्म में लिखना है, और इस शॉर्टर फॉर्म में लिखने को ही कहते हैं केमिकल इक्वेशन. So basically, the simplest way to do this is to write it in the form of a word equation. Exam में पूछा जाता है, what do you mean by word equation? So word equation is an equation or representation of a chemical change in the form of words. जैसे they have written, see here, magnesium plus oxygen means magnesium combined with oxygen to form magnesium oxide. Now this is a way. An arrow represents something changing into something else. Magnesium plus oxygen changing into magnesium oxide. This is how an equation is written. Now, those which are on the left hand side, magnesium and oxygen, are called reactants. And those which are written on the right hand side, RHS, are called product. The initial substance which we had taken was magnesium and oxygen. It's a reactant. They converted into magnesium oxide. Magnesium oxide is formed. It is called product. So, and reactant and product are separated by the arrow. The substance that undergoes chemical change in reaction is magnesium and oxygen are called reactants. They may ask, what do you mean by reactants? So we'll say the substances which undergo chemical change. The new substance is magnesium oxide formed during the reaction, and it is called a product. So in a chemical reaction, we have reactants, we have products. A word equation shows the change of reactants to product through an arrow placed between them. The reactants are written on the left hand side, LHS, with plus sign between them. Similarly, products are written on right hand side with plus sign between them. The arrows point toward products and shows direction of the reaction. For example, let's say if A and B react with one another to form C and D. So there are two reactants and there are two products now. So we'll write the equation in this form. A plus B converted into
C plus D. So if there are multiple reactants, they are separated by plus. And if there are multiple products, they are also written by plus. Let's say अगर 4 reactants होंगे तब क्या करें, कर देंगे A plus B plus C converting into D. इसका मतलब हुआ 3 रिएक्टेंट है A B C, तीनों ने आपस में रिएक्ट किया और एक ही प्रोडक्ट बनाया D. That's it. This is called a chemical change और केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन. एंड बिकॉज इस केमिकल इक्वेशन में हमने सिंबल्स की जगह वर्ड्स यूज किए हैं, इट इज कॉल्ड अ word equation. Done. Now, writing a word equation is also complicated. When we already have symbol for magnesium, तो हम magnesium word क्यों लिखेंगे भाई? So that is there any other shorter way of representing a chemical equations? Yes, chemical equations can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of word. Done. So what they are saying, a chemical equation represents a chemical reaction. जैसा मैंने पहले बताया, chemical equation, chemical reaction, chemical change सब same है. Basically chemical equation is a symbolic representation of a chemical change. अभी हम पढ़ेंगे definition. If you recall from magnesium and oxygen and magnesium oxide, we can write in this way also. क्या हुआ था भाई? हुआ ये तो था, magnesium reacted with oxygen to form magnesium oxide. So Mg is symbol of magnesium, O2 is symbol of oxygen, MgO is symbol of magnesium oxide. हो गया, खत्म बात. Done. अच्छा, इन द सेम वे अगर मैं औरों का भी लिखवाऊं तो भाई अब मैं आपको बताता हूं और केमिकल इक्वेशंस. देखिए, जैसे अपनी ये एक्टिविटी थी ना लेड नाइट्रेट वाली, इसको आप ऐसे लिखोगे. हमने क्या यूज किया था, हमने लेड नाइट्रेट लिया था PbNO3 होल ट्वाइस. उसमें क्या ऐड किया था, KI ऐड किया था. पता है क्या बना होगा, PbI बना होगा. यही होता है येलो कलर का. ठीक है, जो येलो कलर आया था ना, दैट इज बिकॉज ऑफ PbI. और क्या बना होगा, और बना होगा लेड नाइट्रेट. दिस इज हाउ वी कैन राइट. अब ये परफेक्ट इक्वेशन नहीं है, कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, बताऊंगा थोड़ी देर में क्या गड़बड़ है. ये बैलेंस नहीं है. बैलेंस कैसे नहीं है, बैलेंस्ड ऐसे नहीं है. अगर आप ध्यान से देखो तो रिएक्टेंट साइड में ना ये 2 लगा हुआ है. 2 का मतलब हुआ NO3, नाइट्रेट के 2 आयन्स हैं रिएक्टेंट साइड में. बट प्रोडक्ट साइड में तो नाइट्रेट का एक ही आयन है. इसे ये कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. और बैलेंस कैसे करते हैं भी थोड़ी देर में हम सीख लेंगे. अभी मैं सिर्फ आपको इक्वेशन लिखना है. अच्छा, इन द सेम वे जो जिंक वाला था ना, इसमें क्या था, इसमें था जिंक प्लस HCl फॉर्मिंग ZnCl2 प्लस H2 गैस. ठीक है, अब यहां पर भी देख लो. यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो रिएक्टेंट साइड में सिर्फ एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है. बट प्रोडक्ट साइड में 2 क्लोरीन है और 2 हाइड्रोजन है. सो इट इज ऑल्सो एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो अपना जो अगला स्टेप है केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन का मतलब समझने के बाद अब हम उनको बैलेंस करना सीखेंगे. सी, यहां पे लिखा है ना, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS and RHS of the arrow. Is the number of atoms of each element the same on the are same on the both side? If yes, then we'll say chemical equation is balanced. And if not, then we'll say a chemical equation is unbalanced. अच्छा, समझ गए? मतलब समझ लो, अगर दोनों तरफ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक रिएक्शन लिखता हूं. देखिए, अगर मैं रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखूं, जिंक प्लस HCl फॉर्मिंग ZnCl2 प्लस H2 और यहां 2 लगा दू आगे, तो अब देखना जरा रिएक्टेंट साइड में जिंक के कितने एटम है. एक जिंक है, यहां पर भी एक जिंक है. हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि कर दिया है तो 2 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है. 2 क्लोरीन है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, यहां पर भी 2 क्लोरीन है. सो अगर इफ इन अ केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ लेफ्ट हैंड साइड, right hand side, reactant side and product side are equal, then we'll say it's a balanced chemical equation.
If not, then we'll say it's a unbalanced chemical equation. For example, you can see in this equation, the reactant side has two oxygen, the product side has only one oxygen. Okay, but because the law of conservation of mass और मैटर सेज मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. सो अगर रिएक्टेंट साइड में दो ऑक्सीजन है ना, तो प्रोडक्ट साइड में भी दो ही ऑक्सीजन होने चाहिए. ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय तो हो ही नहीं सकता ना, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो because the masses are not same on the both sides of the equation, such chemical equation is a skeletal chemical equation or unbalanced chemical equation. तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, तो आप बोलेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन मतलब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो देखिए, वर्ड इक्वेशन, द इक्वेशन इन विच वर्ड इज यूज्ड. ठीक है. The skeletal equation, an equation in which symbols are used but they are not balanced. The number of atoms on the both side is not same. Unbalanced equation, the one in which number of atoms on the both side is same. Now let's learn how to balance a chemical equation. Let's learn how to balance a chemical equation. See now, what is a balanced chemical equation? The example is here. Zinc plus sulfuric acid giving zinc sulfide plus hydrogen. So zinc plus H2SO4 giving ZnSO4 plus H2. Now you can count. On reactant side, there is only one atom of zinc. On product side also, there is only one atom of zinc. Hydrogen. Reactant side, there are two hydrogens. On product side also, there are two hydrogens. Sulfur. On reactant side, there is only one sulfur atom. On product side also, there is only one sulfur atom. Oxygen. On reactant side, there are four oxygen. On product side also, there are four oxygens. So it's a balanced chemical equation. Done. Now we learn how to balance a chemical equation. So like there's a definition here. The number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reactions. Hence, we need to balance a skeletal chemical equation. Done? Okay, done. How do we balance? See, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन गिवन होगी जो आपको बैलेंस करनी पड़ेगी. पहला स्टेप मैं आपको स्टेप बताता हूं, आप स्टेप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो जब एग्जाम में जब सीख जाओगे तब. और एग्जाम में आपको स्टेप्स नहीं दिखाने होते, बस बैलेंस इक्वेशन लिखनी होती है. बट कैसे बैलेंस करना है, देखो. सबसे पहले तो आप स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिख लीजिए. Fe plus H2O giving Fe3O4 plus H2. सबसे सिंपल तरीका, सबसे पहले ड्रॉ दी बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला. आयरन के चारों तरफ एक बॉक्स बनाओ, H2O के चारों तरफ एक बॉक्स बनाओ, Fe3O4 के चारों तरफ बॉक्स बनाओ, हाइड्रोजन को भी बॉक्स में लिख लो. Now remember, do not change anything inside the boxes while balancing the equation. बॉक्स के अंदर कुछ चेंज नहीं होएगा, बॉक्स के बाहर ही चेंज होगा. चेंज क्या होगा, नंबर्स लिखेंगे. Now second point which they are saying is list the number of atoms of different element present in the unbalanced chemical equation. देखो हमारे पास में एलिमेंट कौन कौन से हैं, आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन. यही तो है, बस यही है बिल्कुल. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड एंड राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट साइड. आयरन कितना है भाई, बॉक्स के अंदर काउंट करो, एक है. प्रोडक्ट साइड में बॉक्स के अंदर Fe आयरन कितने दिख रहे हैं, तीन है. हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितना है, बॉक्स के अंदर देखिए, दो है. दूसरी साइड हाइड्रोजन कितना है जी, वो भी दो है. रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, वन है. प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, फोर है. दोनों साइड नंबर इक्वल नहीं है. इट इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. गुड, आगे चलते हैं ना. बैलेंस करना है
तो स्टेप में दे आर सेइंग इट इज ऑफ्टन, सी, बैलेंस करने के लिए व्हाट दे आर सेइंग, इट इज ऑफ्टन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो जब इनको बैलेंस करना है ना, तो ये कह रहे हैं आप ना सबसे पहले उसको बैलेंस करिए जिसके पास आपको सबसे ज्यादा एटम्स दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनमें सबसे ज्यादा जो एटम दिख रहे हैं ना, वो Fe3O4 के पास दिख रहे हैं। तो एक, ये सिर्फ एक ट्रिक है, बाकी आपकी मर्जी है। आप सबसे पहले Fe3O4 के एटम्स को बैलेंस करना शुरू करिए। देखिए, वो यही कह रहा है, इट मे बी a reactant or a product in that compound, select the element which has maximum number of atoms. Using this criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen in it. Hence, there are 4 oxygen atoms in RHS and only 1 in LHS. What do we mean? देखिए, आप Fe3O4 के एलिमेंट्स को सबसे पहले बैलेंस करेंगे और उसके अंदर लेट्स सी, सबसे पहले आप आयरन या ऑक्सीजन में से किसी एक को बैलेंस कर लो। तो ऑक्सीजन को कर लेते हैं। ऐसा क्यों चूज किया? क्योंकि देखो, प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन एक बड़े मॉलिक्यूल का पार्ट है और रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन एक बड़े मॉलिक्यूल का ही पार्ट है, तो पहले इसी को बैलेंस कर लेते हैं। सिंपल वालों को बैलेंस करना आसान हो। तो देखिए, हम एनसीईआरटी के स्टेप वाइज ही चलेंगे। प्रोडक्ट साइड में देर आर 4 ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड में देर इज ओनली 1 ऑक्सीजन। तो बेस्ट तरीका, आप लेफ्ट हैंड साइड या रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन को 1 से 4 बना दो। कैसे जी? H2O के सामने आप 4 लिख दीजिए। जैसे ही आप H2O के सामने 4 लिखेंगे, ऑक्सीजन भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और अब 4 हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज वाटर ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन, जो अब 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन भी 4 से मल्टीप्लाई होकर के 8 हो जाएगा। कोई बात नहीं, अब हाइड्रोजन को ही बैलेंस कर लेंगे, यही कह रहा है ये। स्टेप नेक्स्ट में, नाउ हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर स्टिल नॉट बैलेंस, पिक अप दीज एलिमेंट एंड प्रोसीड। हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। कितना हो गया भाई हाइड्रोजन? रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड में 8 हो गया, प्रोडक्ट साइड में 2 है, तो ये रहा हाइड्रोजन। 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 बन जाएगा, यानी H2 के आगे 4 लिख देते हैं। नाउ हाइड्रोजन इज बैलेंस, ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस, बस आयरन बैलेंस नहीं है। प्रोडक्ट साइड में 3 है, रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 1 है। इसको बैलेंस करना और आसान है, आयरन के आगे 3 लिख दो, दोनों साइड आयरन भी 3 हो जाएंगे। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं इसे, और यही सबसे अच्छा मेथड है। एक दो मेथड्स और हैं जो मैं अपलोड करूंगा बैलेंस करने के, लेकिन यही सबसे अच्छा मेथड है। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई हमारी 3Fe प्लस 4H2O गिविंग Fe3O4 प्लस 4H2। तो हमने आयरन भी बैलेंस कर लिया, डन। तो क्या आया था हमारा, हमारी इक्वेशन क्या आई थी, वो दोबारा लिख लेते हैं वर्क लिए। 3Fe प्लस 4H2O फॉर्मिंग Fe3O4 प्लस 4H2, यही था ना जी। अब एक चीज चेक कर लीजिए, बिल्कुल बैलेंस्ड है। अब देख लो, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों में आयरन 3 3 है, हाइड्रोजन 8 8 है और ऑक्सीजन 4 4 है। इट्स बैलेंस्ड। अच्छा, एक फाइनल स्टेप भी होता है, राइट द सिंबल्स ऑफ द फिजिकल स्टेट्स। अब ये क्या है, देखिए, आयरन जनरली सॉलिड होगा। ये वैसे ऑप्शनल स्टेप है, आप लिखो तो भी ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक, बट आपको पता होना चाहिए। आयरन के ब्रैकेट में S लिखा है, मतलब वो सॉलिड है। अच्छा, वाटर क्या होता है भाई? वाटर तो लिक्विड ही होता है, तो ब्रैकेट में L लिख दिया, L फॉर लिक्विड। अच्छा, Fe3O4 विच इज रस्ट क्या होगा? सॉलिड होगा। प्लस 4H2, हाइड्रोजन क्या होगी?
गैस होएगी। हो गया। दैट्स इट। दिस इज हाउ इट इज डन। अ फाइनली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसके अंदर हम उसका पार्ट टू, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कंबशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। कुछ डाउट अगर रह गया हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मीनवाइल मैं आपको एक केमिकल इक्वेशन देके जाता हूं, आप बैलेंस करिए उसको। एंड द केमिकल इक्वेशन इज अपनी यही वाली, पीबी NO3 whole twice plus Ki forming KNO3 plus PbI2। आप मुझे X, Y, Z और A लिखना पड़ेगा इसको। A, या छोड़ो, और सिंप्लीफाई करते हैं, ABCD। आप एक काम करिए, आप मुझे ABCD की वैल्यू बता दीजिए, बैलेंस करके क्या होगा। ABCD। नाउ व्हाट इज ABCD नंबर? लेट्स से अगर कुछ नहीं आ रहा है तो A की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, आप मुझे जरा बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं बताता हूँ आपका आंसर ठीक है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। थैंक यू।